पालगुम्मी पद्मराजु तेलुगु भाषा के साहित्यकार रहे हैं। उनके जीवन काल में उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा के लिए कहानियां, स्क्रिप्ट्स और गाने भी लिखे। साहित्य में कुल 60 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जिन्हें 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया। इन्हीं में से एक कहानी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, नौका यात्रा। हालांकि यह मूल तेलुगु कहानी का हिंदी अनुवाद है, लेकिन कहानी का बहाव किसी फिल्म की भांति हमारे सामने चलता है। यह बात हमें हर कहानी में देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह लेखक का तेलुगु फिल्मों के लिए लिखने का अनुभव भी हो सकता है। आइए सुनते हैं नौका यात्रा, मेरे यानी मनीषा के साथ, सिर्फ कथा, कहानी, काव्य पर। सूर्यास्त हो गया है। नौका पानी पर धीरे धीरे सरकती जा रही है। नौका के दोनों तरफ पानी कल कल ध्वनि कर रहा है। जहां तक दृष्टि जाती है, सारी दुनिया सुनसान दिखाई दे रही है। कहीं किसी प्राणी की कोई हरकत नहीं, परंतु एक प्रकार की ध्वनि जैसे देह से स्पर्श कर रही है। कानों को उसका अनुभव नहीं हो रहा है। मन के भीतर वह पूर्ण रूप से कंपित होती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जीवन के अंतिम समय की उदासीनता पूर्ण रूप से एक शांत, निराश मन में समा गई है। दूर पर अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले वृक्ष माया जाल की भांति निश्चल नौका के आगे आगे बढ़ रहे हैं, और पास के पेड़ जैसे बाल बिखेरे भूतों की भांति पीछे पीछे चल रहे हैं। नौका नहीं, जैसे नहर के तट ही हिल रहे हैं। मेरी दृष्टि मानो पानी की गहराई का पता लगा रही है, जिस पर प्रतिबिंबित अंधकार पर चीते हुए रात के नक्षत्र जैसे लहरों पर धीरे धीरे झूला झूलते झूलते आंखें खोले ही सो गए हैं। अब हवा का संचार नहीं। नौका के पिछले भाग में चूल्हे में आग जल रही है। कभी कभी वह प्रज्वलित हो उठती है तो कभी बुझ सी जाती है। एक जवान नाव में आए पानी को बाहर फेंक रहा है। नौका में कई प्रकार के बोरे हैं, धान, गुड़, नमक, इमली वगैरह। मैं नाव की छत पर चित्त लेटा हूं। नाव के भीतर से चुरुट का धुआं और वातावरण की ध्वनि धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही है। गुमाश्ते के कमरे में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है। नाव चली जा रही है। किसी ने पुकारा, ए नाव वाले, नाव को इस किनारे पर लाओ, इस किनारे पर। नाव के किनारे लगते ही 2 व्यक्ति उस पर चढ़े। नौका उस तरफ जरा सी झुक गई। छत पर बैठेंगे, एक युवती का स्वर था। इतने दिन तक कहाँ रही, दिखाई नहीं पड़ी, पतवार संभालने वाले व्यक्ति ने पूछा। मैं अपने आदमी के साथ विजयनगर, विशाखापट्टनम घूमने गई थी। अपन कोंडा भी गए थे। अब कहाँ का इरादा है? मंडपाक जा रहे हैं। भाई, तुम तो अच्छे हो ना? गुमाश्ता वही पुराना है क्या? हाँ। मर्द छत पर अस्त व्यस्त लेट गया। उसके मुंह से चुरुट नीचे गिर गया तो उस स्त्री ने उसे उठाकर बुझा दिया। ए, उठ के बैठ जाओ ना। चुप रहो, शैतान कहीं की। क्या तुम समझती हो मैंने पी रखी है? ज्यादा शैतानी करोगी तो तुम्हारी मरम्मत कर दूंगा। वह करवट बदल कर पड़ा रहा। उस युवती ने उस अधेड़ के शरीर पर एक कपड़ा उड़ा दिया और एक चुरुट निकालकर जलाया। सलाई की सींक के प्रकाश में मैंने उसका चेहरा देखा। श्याम वर्ण का मुख लाल दिखाई दिया। उसके स्वर में मर्द का स्वर मिला हुआ है। उसके बोलते समय ऐसा मालूम होता है वह परिचिता है और हमें मना रही है। मुखमंडल इतना सुंदर नहीं है। जूड़ा बिखरा हुआ है तो भी उसके चेहरे पर एक भल मानसिकता झलकती है। उस अंधकार में भी उसके नेत्र जागृतावस्था की सूचना देते चमक रहे हैं। सीख की रोशनी में बगल में लेटे मुझे उसने देख लिया। यहां पर कोई लेटा है, कहती हुई वह अपने पुरुष को जगाने लगी। सो जाओ, चिल्लाओगी तो पीठ पर रख दूंगा, कर्कश आवाज में उसने उत्तर दिया, और उसने बहुत कोशिश करने पर जरा सा सरका। इतने में गुमाश्ता दिया ऊपर उठाकर नाव के पीछे आकर खड़ा हो गया
और बड़े जोर से चिल्लाकर पूछा, ए रंगी, ये कौन? बाबूजी, पड़ाल है, मेरा आदमी, रंगी ने उत्तर दिया। पड़ाल? उतारो, चोर का बेटा, तुम्हें कुछ भी अकल नहीं। फिर उस दृष्टि को नाव पर चढ़ा लिया? एक नंबर का पियक्कड़ है। मैंने जरा भी नहीं पी है। कौन कहता है मैंने पिया है? पड़ाल ने कहा। अरे इसको उतारो, इसे चढ़ने ही क्यों दिया? बड़ी पीता है यह। बहुत नहीं जी, थोड़ी सी पीता हूं। अरे चुप कर बाबूजी, हम मंडपाक के पास उतर जाएंगे, रंगी ने कहा। गुमास्ता जी नमस्ते, आपकी दया है। मैंने आज नहीं पी है बाबूजी, जोर से पड़ाल बोला। शोर मचाया तो नहर में फेंकवा दूंगा, कहकर वह कमरे में चला गया। पड़ाल उठ बैठा। वास्तव में वह पिए हुए मालूम नहीं होता था। नहर में फेंकवाएगा, सुअर का बच्चा, धीरे से पड़ाल ने कहा। चुप्पी रहे, सुन लेगा। कल सवेरे तक नाव की हालत देखेंगे। मेरे सामने बेटा रौब काटने चला है। हाँ, उस तरफ कोई लेटा हुआ है। कौन सो रहा है वह? पड़ाल ने चुरुट चलाया। पड़ाल की मूछें अटपटी हैं, चेहरा लंबा और चौड़ी छाती है जो सदा फूली रहती है। रीढ़ की हड्डी तो धनुष की भांति झुककर फिर खड़ी हो जाती है। संक्षेप में उसका परिचय दें तो वह दुबला पतला और बेहद लापरवाह मालूम होता है। नाव सन्नाटे को चीरती चली जा रही है। अब नाव के पिछले भाग में आग नहीं सुलग रही है। मल्लाह थालियों को साफ करते हुए बातें कर रहे हैं। हवा ठंडी है, तो भी मैंने गमछा ओढ़ लिया है। उस अनंत अंधकार की असहाय स्थिति में अपने शरीर को समर्पित करने में मुझे डर लग रहा है। हवा तेज है। कोमल नारी स्पर्श की भांति नाव जल को कितनी मृदुलता से स्पर्श करती जा रही है। अवर्णनीय मृदुलता, जैसे विराट नारीत्व उस रात्रि में पूर्ण रूप में समाविष्ट है। उस आलिंगन में मुझे चिरकाल की गाथाएं याद आती हैं, अनादिकाल से पुरुष का लालन पालन करने वाली नारीत्व की कथाएं। मुझसे थोड़ी ही दूर पर दो चुरुट लाल लाल जल रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवन भार रूप में वहां बैठा चिंता में निमग्न चुरुट पी रहा है। आगे कौन सा गांव आ रहा है? पड़ाल ने पूछा। कालदारी, रंगी ने जवाब दिया। आह, अभी बहुत दूर है। आज सावधान रहो। नहीं नहीं, सुविधा देखकर बात क्यों मेरी बात नहीं सुनोगे? रंगी ने अनुनय विनय एवं याचना के स्वर में कहा। रह रह कर मिनकती है छिनाल, पड़ाल ने कहा और उसकी बगल में चिकोटी काट ली। जान गई, रंगी धीरे से चीखी। फिर आकाश की ओर मुंह उठाकर एक टक अंधकार को देखने लगी। उस स्पर्श को शाश्वत रूप में बनाए रखने के लिए संभवतः उसने मुंह उठाया था। मुझे धीरे धीरे नींद आ रही है। नाव पानी पर खिसकती जा रही है। मुझसे थोड़ी दूर पर वे दोनों फुसफुस कर रहे हैं। मुझे नींद तो आई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। मुझे ज्ञात है कि नाव चल रही है, पानी खिसकता जा रहा है और पेड़ पीछे चले आ रहे हैं। नाव को कोई खे नहीं रहा है। नाव में अभी सभी झपकियां ले रहे हैं। रंगी मेरी बगल से होकर पतवार के पास जाती है और वहीं बैठ जाती है। भाई, कैसे हो? रंगी ने पूछा। तुम कैसी हो? मांझी ने पूछा। मेरे आदमी ने कितने ही सुंदर स्थान दिखाए। हम सिनेमा गए, जहाज देखा। जहाज माने साधारण नाव नहीं, वो हमारे गांव जैसा बड़ा होता है। उसका पतवार कहाँ होता है और क्या बताऊं। इस तरह रंगी बहुत देर तक उसे विचित्र विचित्र बातें बताती रही और वे बातें लोरियों की तरह मुझे सुलाती रहीं। ए लड़की, मुझे नींद आ रही है रे, मांझी ने कहा। लाओ, पतवार तब तक मैं संभालती हूं, तुम वहां सो जाओ भाई, रंगी ने कहा। नाव धीरे धीरे सरकती जा रही है। चुपचाप उस निस्तब्धता को बनाए रखते हुए रंगी ने अपने ठंडे स्वर में गाना शुरू किया। कहाँ है वह मेरा, कहाँ है? खाना थाली में रखकर बैठे देखते रहने से संध्या की छाया की भांति आंखें नहीं झपती। आह, बिच्छू की भांति डंक मारने वाली यह सर्द हवा।
रंगी के कंठ में मर्द जैसा संगीत है। उस गीत से वहां लेटे सभी प्राणी ऊँघने लगे। पिछले युग की व्यथा से भरी हुई प्रेम गाथाएं जैसे विचित्र रूप से उस गीत में कंपित हो रही थी। जैसे वह गीत पानी की बाढ़ हो और उसमें उफान आ जाए तो सारा संसार उसमें एक छोटी सी नौका की भांति तैरने लगे। मानव जीवन जैसे इस प्रणय और विषाद के नशे में चूर सा हो रहा हो। मुझसे थोड़ी ही दूर पर पड़ाल सिर पर तौलिया बांधे बैठा है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके और रंगी के बीच में जैसे एक युग का अंतर है। वह छत पर से उतरकर नाव के भीतर चला जाता है। मैं अकेले चित्त लेटे देखता रहता हूं। रंगी उसी तरह गाए जा रही है। मंदिर के पीछे की गली में एक औरत है। बिना आवाज किए तुम उसके पास चले गए। वह युवती कौन थी? मेरे बालम, जवानी से भरी मैं तो थी। मुझे नींद आने लगी है। रंगी का गीत जैसे कई लोगों की यात्रा से लौटता है और पुनः धीरे धीरे हृदय को स्पर्श करने लगता है और मुझे नींद आ जाती है। निद्रा में प्राकृतिक प्रणय मेरे सामने उफलने लगता है। ग्रामीण कृषक युवतियां अपने प्रियतमों से आंख मिचौनी करती हुई गाने में निमग्न हैं। सर्वथा अनजान एक स्वप्निल जगत मेरे सामने खुल जाता है। उसमें रंगी और पड़ाल कई रूपों में घूम रहे हैं। धीरे धीरे गाने के स्वर मेरे स्मृति पटल से तिरोहित हो जाते हैं और निद्रा मेरे मन के द्वारों को धीरे धीरे बंद कर देती है। नाव में थोड़ी सी हलचल होती है। मैं आंख मलते उठ बैठता हूं। नाव किनारे पर आ लगी है। लालटेन लिए दो मल्लाह घबराहट के साथ नाव पर चढ़ उतर रहे हैं। किनारे पर दो व्यक्ति रंगी को कस कर पकड़े हुए हैं। उनमें एक गुमाश्ता है जिसके हाथ में कोड़े की तरह ऐंठी हुई मोटी सी रस्सी है। रंगी पर शायद खूब मार पड़ी है। मैं तुरंत नाव से उतरकर किनारे पहुंचता हूं और दरियाफ्त करता हूं, हुआ क्या? वह चोर भाग निकला है। बहुत सा माल ले उड़ा है। इसी शैतान ने नाव को यहां किनारे लगा दिया था। यही दुष्ट पतवार संभाले हुए थी, गुमाश्ते ने क्रोध और निराशपूर्ण शब्दों में कहा। क्या उठा कर ले गया है? मैंने पूछा। 2 चावल के बोरे और 3 इमली के। मैं जानता था, इसीलिए कहा था कि उस लुटेरे को नाव पर मत चढ़ाओ। मालिक सारा नुकसान मेरे सिर मढ़ेगा। साला जाने कहां उतार ले गया। बाबूजी, कालधारी के पास। चुप शैतान की बच्ची, कालधारी के पास तो हम लगे हुए थे। तो निडद बोलू के पास उतारा होगा। यह अभी इस तरह नहीं बताएगी। कलत्तीली में इसे पुलिस के हवाले पर देंगे। चढ़ो नाव पर। बाबूजी, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। नखरे मत दिखाओ, चलो चढ़ो। और गुमाश्ता ने उसे नाव की ओर ढकेल दिया। 2 मल्लाहों ने जोर लगाकर उसे नाव पर चढ़ाया। सभी सुअक्कड़ जमा हो गए हैं। माल मत्ते की रक्षा की किसी को चिंता नहीं। उसके हाथ में पतवार सौंपने को किसने कहा था? तुम लोगों की अक्कल मारी गई है। गुमाश्ता सब पर अपना क्रोध उतार कर अपने कमरे में चला गया। रंगी को छत पर चढ़ाया गया। एक मांझी को उसके पहरे पर तैनात कर दिया गया ताकि वह भाग न सके। मैं भी छत पर चढ़ गया। नाव फिर रवाना हो गई। मैंने चुरुट जलाया। बाबूजी, एक चुरुट देंगे? रंगी ने घनिष्ठता से कहा। उसने चुरुट जलाया और मल्लाह से पूछा, ए भाई, मुझे पुलिस के हवाले करने से क्या फायदा? मांझी ने जवाब दिया, गुमाश्ता नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा, पड़ाल तुम्हारा पति है क्या? हाँ, वह मेरा आदमी है, रंगी ने जवाब दिया। इसे वह भगा ले गया था ना जी, इससे उसकी शादी नहीं हुई। उसके पास एक औरत और है। अब वह कहाँ है रे? मल्लाह ने पूछा। कोव्वूर में है। अब भी उसकी देह और जवानी कायम है। मेरी जैसी मार खाई होती तो वह भी मेरे जैसी ऐसी ही हो गई होती। तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो? मैंने पूछा। वो मेरा आदमी है जी, रंगी ने कहा, मानो सारा गुर उसी शब्द में हो। तो वह उस औरत के पास जाता है? मेरे बिना वह रह नहीं सकता। राजा आदमी है। मालिक, वैसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा। बीच में मल्लाह बोल उठा। बाबूजी, उसकी करतूत आपको मालूम नहीं। एक बार उसने इस रंगी को झोपड़ी में बंद करके आग लगा दी थी। ये बेचारी जलकर भी बच गई। बड़ा बलवान भाग्य है इसका। बाबूजी, उस समय वह मिल जाता तो मैं उसका गला ही घोंट देती।
जलकर मैं एक खंबे पर बेहोश पड़ी थी बाबूजी, और वह मुड़कर चोली उठाती हुई खड़ी हो गई। एक बड़ा सफेद दाग उस अंधकार में साफ दिखाई दिया। इतनी यातनाएं पाने पर भी उसने पीछे पागल की तरह तुम क्यों पड़ी रहती हो? मैंने पूछा। करूं क्या? जब वह सामने आ जाता है तो सब भूल भाल कर मेरा दिल पिघल जाता है। वह कितना दयनीय होकर उस वक्त बोलता है। आज संध्या को जब कोवूर से हम चले तो रास्ते भर गिड़गिड़ाता रहा, रंगी चलो, इस नाव पर चढ़ें और माल उतार लें। तुम्हारे बिना यह काम संभव नहीं। पगडंडियों से होकर हम मुड़को पहुंचेंगे। माल कहाँ उतारा? मुझे इसका पता नहीं है जी। हंसते हुए मल्लाह ने कहा, चोर की नानी, हमारी आंखों में भी धूल झोंकना चाहती है। रंगी का चेहरा देखने की मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन उस निविड़ अंधकार में वह जादूगरनी की भांति अदृश्य सी ज्ञात होती थी। नाव धीरे धीरे सरकती जा रही है। अर्धरात्रि के बीच जाने पर हवा ठंडी होती जा रही है। पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं। मल्लाह नाव को खेते जा रहे हैं। मुझे अब नींद नहीं आ रही है। पहरा देने वाला व्यक्ति थोड़ी देर में ही झपकी लेता लेता सो गया है। रंगी ने शायद अब भाग निकलने का प्रयत्न बिल्कुल छोड़ दिया है। मजे से बैठी बैठी चुरुट पी रही है। तुम्हारी शादी नहीं हुई? मैंने पूछा। नहीं, बचपन में ही पड़ाल मुझे भगा ले आया था। तुम्हारा घर कहाँ है? झंडूपालेम। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि वह पियक्कड़ है। अब तो मैं भी पीती हूं। पीना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन पीकर मेरी चमड़ी उधेड़ देता है। इसी का दुख है मुझे। तो उसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? मार पड़ने पर यही सोचती हूं, लेकिन वैसा आदमी दूसरा नहीं। आप नहीं जानते, जब वह पिए नहीं रहता एकदम मक्खन की तरह कोमल रहता है। मेरे बिना उसका दिल टूट जाएगा, मर जाएगा वो। उसकी बातों का तत्व मुझे बड़ा विचित्र मालूम था। उन दोनों के बीच कैसा बंधन या संबंध है, मेरी समझ में नहीं आया। रंगी ने फिर कहना शुरू किया। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि कोई भी काम ठीक से जमा लें, लेकिन कई धंधे करके हम असफल ही रहे। आखिर इस तरह चोरी करने पर मजबूर हुए। मेरी अम्मा अभी परसों ही मरी है। मुझे बहुत गालियां देती थी। एक दिन पड़ाल मेरी झोपड़ी में उस औरत को भी ले आया था। किसको? मेरे साथ उसे भी झोपड़ी में रखना चाहा। मैंने उस औरत की ऐसी मरम्मत की कि पड़ाल ने बिगड़कर मुझे भी इतना मारा कि मेरी भी हालत खराब हो गई। फिर उसके साथ वो चला गया। फिर आया तो मैंने उसे खरी खोटी सुनाई और घर में घुसने नहीं दिया। तब दहली के पास बैठकर बच्चे की तरह रोने लगा। ये देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं उसके पास गई तो मुझे गोद में लेकर उसने मेरी माला मांगी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह औरत इसे चाहती है। मैं मारे गुस्से के सुध बुध खो बैठी। मन भर उसे कोस चुकी तो वह रोने लगा। रोते रोते ही बोला, उसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। मेरे गुस्से का पारा और चढ़ गया। देहरी पर से उसे ढकेल कर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा खटखटा कर जब वो थक गया और चला गया। मुझे बहुत देर तक उससे नींद नहीं आई। मैं झपकियां ले रही थी कि इतने में झोपड़ी में आग लग गई। बाहर कुंडा लगाकर उसने झोपड़ी में आग लगा दी थी। कोई भी मदद के लिए नहीं आया। आधी रात का समय था। मेरा सारा शरीर झुलस गया। दरवाजा ढकेलते ढकेलते मेरा होश जाता रहा। इतने में बाहर से किसी ने दरवाजा खोला। दूसरे दिन पुलिस उसे पकड़ ले गई। मुझसे पूछा, किस पर संदेह है? मैंने साफ कह दिया, पड़ाल पर नहीं है। छूटकर संध्या के समय मेरे पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। जब भी पीता है जरूर रोता है। बाकी समय उसे रोना नहीं आता, हमेशा हंसता रहता है। एक बूंद शराब गले में उतारा नहीं कि बस बच्चे से भी ज्यादा रोता है। मैंने अपनी माला उसे दे दी। तुम उसके साथ चोरी करने में भाग क्यों लेती हो? क्या कहूं, बताइए। वह गिड़गिड़ाने लगता है। तुमने कहा था कि वह तुम्हें विजयनगर आदि शहरों में ले गया था। वो तो सब एकदम झूठ है। मेरे ऊपर मल्लाहों का पूरा विश्वास है। इसके पहले भी इस नाव पर 2 बार और चोरी हो चुकी है। तुम्हें पुलिस पकड़ेगी तो क्या कहोगी? कुछ भी नहीं करूंगी।
मुझे पकड़कर वो क्या करेंगे? मेरे पास चोरी का माल नहीं है, क्या मालूम कौन ले गया। एक दिन पीटेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। पड़ाल को भी तो आखिर पकड़ेंगे, वह चोरी के माल सहित पकड़ा जाएगा तब। वो नहीं मिलेगा, इस समय तक माल बिक भी गया होगा। उसे बचाने के लिए ही मैं नाव पर रह जाती हूँ। उसने गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में कहने लगी, ये सब माल उसी औरत को प्राप्त होगा। उस पर जब तक उसका मन लगा रहेगा तब तक उसे छोड़ेगा नहीं। मुझे ये सब तकलीफें उसी के कारण सहन करनी पड़ती हैं। मेरा खून पी रही है चुड़ैल। उन बातों में वास्तव में उत्तेजना नहीं थी। उसने पड़ाल को यथार्थ रूप में स्वीकार किया है। पड़ाल के वास्ते सब कुछ करने को तैयार है। वह कोई आदर्श नारी नहीं, आदर्श पतिव्रता भी नहीं, प्रेमिका भी नहीं। कई विचित्र संकुचित भावनाओं, ईर्ष्या, अनुरागों और भी अनेक तत्वों से परिपूर्ण नारी का एक हृदय, वह भी इन सब का परिणाम बनकर एक पर लगा हुआ है। अपने पुरुष के लिए वह निरंतर तप रही है। उसका कोई निश्चित अभिप्राय नहीं है कि उसका पुरुष सज्जन बनकर नीति मार्ग पर चले। उसने पड़ाल को उसके सभी गुणों तथा अवगुणों के साथ स्वीकार किया है। हवा तेज चलने लगी है। नाव तेजी के साथ आगे बढ़ी जा रही है। आलस को छोड़कर दुनिया जागने जा रही है। कहीं कहीं खेतों पर पहरा देने वाले किसान मेड़ों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। भोर के तारों का भी उदय नहीं हुआ है। रंगी घुटने मोड़कर अव्यक्त भावना में विभोर हो रही है। वह मेरा है, जहां कहीं भी क्यों ना घूमे फिरे, मेरे पास आने से वह रह नहीं सकता। रंगी अपने मन को समझाती है। उसमें एक आशा, विश्वास तथा धीरज झलक रहा है। वह उसके समूचे जीवन का निचोड़ प्रतीत होती है। मैं भक्ति, भय तथा दया से उसकी बातों को सुनकर चुप रह जाता हूं। सवेरे तक हम दोनों उसी तरह बैठे रहते हैं। नाव पर से उतरने के पहले जेब से 1 रुपया निकाल कर मैं उसके हाथ पर रख देता हूं और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा देता हूं। उसके उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं रहता। उसके बाद उसकी हालत क्या होगी मुझे नहीं मालूम।